नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने पढ़ा था वारिस कौन इस पाठ में कि राजा बहुत परेशान था। किस लिए परेशान था कि मेरे पश्चात राज्य का असली वारिस कौन होगा, असली उत्तराधिकारी मेरे चारों बेटियों में से कौन होगी, इस बारे में राजा बहुत परेशान हो गया था। इसलिए राजा ने एक तरकीब निकाली थी। कौन सी तरकीब थी कि राजा ने क्या किया था, राजा ने अपने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि यह दाने मैं 5 साल बाद आपसे फिर से वापस मांगूंगा। तो कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि 1 नंबर की राजकुमारी, 2 नंबर की, 3 नंबर की और 4 नंबर की चार लड़कियां हैं राजा को। इन चारों ने उन गेहूं के दानों के साथ क्या क्या किया था। सिर्फ तीसरी राजकुमारी ने कहा था कि अगर राजा जी आपको गेहूं के 100 दाने चाहिए तो आपको मेरे साथ महल के बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, यहीं तक हमने पढ़ा था। इसके आगे का जो शेष भाग रह गया है, इसका अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, निकालो पन्ना नंबर 4, उसमें चौथा परिचय जो है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। निकालिए, किताबें निकालिए, उसमें पन्ना नंबर 4 चौथा परिचय। मैं पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूं। तीसरी ने कहा था, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। यहां तक पढ़ा था। आगे का राजा ने अब चौथी और सबसे जो छोटी राजकुमारी थी उससे पूछा, जो बहुत ही शरारती थी, चंचल थी। उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। बेपरवाह, बेफिक्र। उसने बेपरवाह किए बिना राजा जी को जवाब दिया। दरअसल उसके पिताजी सिर्फ पिताजी नहीं है, वो एक राज्य के राजा भी है। इसका ख्याल न रखते हुए उसने बड़ी बेपरवाही से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। देखिए, राज्य का राजा है, उसके पास तो अनाज के गोदाम है, भंडार है, बहुत सारा अनाज है आपके पास, और वो भंडार छोड़कर आप उन गेहूं के दानों की बात कर रहे हो जो 5 साल बाद दिए थे। सबसे छोटी है, चंचल है, वो किस प्रकार राजा जी से बात कर रही है। देखो, आप तो जानते हैं पिताजी, क्या जानते हैं? मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। राजा जी क्या पूछ रहे हैं, ये उसका जवाब क्या दे रही है। राजा जी के मन में यह ख्याल था कि इन गेहूं के दानों का सही इस्तेमाल मेरी चौथी बेटी ने तो किया होगा। आशा है राजा को। उन्होंने एक तरकीब निकाली थी, एक उपाय राजा जी को सूझा था कि जो सबसे समझदार होगी, जो सबसे होशियार होगी, वही इस राज्य की असली उत्तराधिकारी बनेगी। वो चाहे पहली बेटी हो, दूसरी हो, तीसरी हो या चौथी हो। उन चारों में सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार, सबसे समझदार जो होगी वह वारिस बनेगी, राज्य की सही उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन चौथी ने तो कहा, पिताजी आप तो जानते हो कि मुझे गेहूं के दाने बहुत पसंद है। तो उसने क्या किया, देखो, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। कहानी अच्छी है ना। चौथी बेटी जो है वो बड़ी नटखट है, शरारती है, चंचल है। वो कहती है, पिताजी आप तो जानते हो कि मुझे गेहूं के भुने हुए दाने
नमक लगाकर खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने वो दाने बुनवा दिए और खा लिए। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हो? वो उल्टा पिताजी को ही कह रही है कि किन चक्करों में आप पड़े हो। देखिए यहाँ एक मुहावरा आया है, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। इसका अर्थ क्या है? चक्कर में पड़ जाना का अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना। लिखो अर्थ, मैं यहाँ लिखता हूं, चक्कर में पड़ जाना। इसका अर्थ लिखो, दुविधा में पड़ जाना। दुविधा में पड़ जाना। आपको प्रति पत्रिका में यह सवाल पूछा जाता है कि मुहावरे का अर्थ बताकर उसका सही वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। तब आप लोगों को क्या करना है? पहले मुहावरा लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है। इसके सामने क्या लिखेंगे आप? दुविधा में पड़ जाना, और उसका वाक्य में इस्तेमाल करना है। मैं पाठशाला की तरफ आ रहा था, मैं आसान भाषा में बता देता हूं। मैं पाठशाला की तरफ आ रहा था और घर से फोन आ गया कि जल्दी घर आ जाओ। कुछ बताया नहीं उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, तो मैं चक्कर में पड़ गया कि पाठशाला जाऊं या घर जाऊं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, हे काय ते करूं, ये करूं या वो करूं। जब आदमी दुविधा में पड़ता है ना, तो उसे कहते हैं चक्कर में पड़ जाना। मी तुम्हाला किस्सा सांगितला की अर्थ कळालं ना, दुविधा में पड़ जाना, चक्कर में पड़ जाना। आता तुम्ही अशा प्रकारचे अनेक वाक्य करू शकता, हे करू का ते करू, चक्कर में पड़ जाना। त्या वाक्यांमध्ये चक्कर में पड़ जाना, चक्कर में पडना असं वाक्य ते त्याच्यामध्ये यायलाच पाहिजे। ठीक आहे? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। होनी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब पाने के लिए राजा ने 5 सालों तक इंतजार किया। वैसे तो देखा जाए तो राजा को बड़ी आशा थी कि चारों बेटियों में से मैं किसे उत्तराधिकारी बनाऊं। इस बात का पता चलने वाला था, लेकिन सभी के उत्तर सुनने के बाद राजा को पता चला कि राजा की इच्छा थी कि इन चारों बेटियों में से कोई तो एक तो समझदार होगी, होशियार होगी, बुद्धिमान होगी, कि जिसे मैं इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बना सकूं। लेकिन अब तो निराशा है। अब केवल एक ही आशा रह गई थी, किससे? तीसरी राजकुमारी से, जिसने कहा था कि पिताजी, अगर आपको उस गेहूं के 100 दाने चाहिए तो मैं आपको इसका जवाब कल बताऊंगा। उसने और एक बात कही थी, उसने कहा था कि आपको गेहूं के 100 दाने चाहिए तो महल के बाहर मेरे साथ, मैं जहां ले जाना चाहती हूं वहां आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, दूसरे दिन चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, हमने पढ़ाई है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि वे गेहूं के दाने कहाँ हैं। वह दिन बीत गया, एक दिन बीत गया, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास चली गई और उसने राजा जी यानी उनके पिताजी से कहा, पिताजी, आपने मुझे कल पूछा था कि वो गेहूं के 100 दाने कहाँ हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वे गेहूं के दाने कहाँ हैं। देखो अब आगे क्या होता है। राजा रथ पर
घोड़ों से चलने वाला रथ। रथ देखिए, रथ महल नगर पार करते हुए खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? रथ जो था वो महल के बाहर चला गया। राजा का राज्य जहां से खेत की शुरुआत होती है, खेतों में राजा का रथ चला गया। लेकिन खेत भी बहुत दूर तक जाने लगे। तो राजा के मन में सवाल आया, अरे बेटी, मुझे तुम कहाँ ले जा रही हो? मेरे क्या सारे राज्य का चक्कर कटवाओगी क्या? गोल गोल घुमाओगी क्या? तभी क्या होता है, तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। एक बड़ा सा खेत होता है, बहुत बड़ा खेत होता है जो हरा भरा होता है। उसमें फसल आई हुई होती है, उसमें फसल होती है जो कि बहुत ही हरी भरी है। ठीक है, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। कठिन शब्द लग रहा है, बालियां। लिखो, फिर लिखो, बालियां। बालियां किसे कहते हैं? लिखो, फसल का वो भाग, यानी पौधे का वह भाग जिसमें दाने लगे रहते हैं। गेहूं की फसल होती है, जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, बालियां जिसे कहते हैं, जिसमें गेहूं के दाने लगे हुए होते हैं। मैंने बालियां का अर्थ क्या बताया? पौधे का वह भाग जिसमें फसल के दाने लगे हुए होते हैं, तो उसे बालियां कहते हैं। अब गेहूं की फसल आ गई है, उसकी जो बालियां है वो हवा के साथ इधर उधर झूम रही है। बहुत ही सुहावना दृश्य है। और खेत छोटा है क्या? खेत तो बहुत बड़ा है। ठीक है। जैसे ही राजा ने उस बड़ी फसल को देखा तो राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो, वह हवा, वो बालियां जैसे झूम रही हो, तो राजा को ऐसा लगा कि कोई खुशी भरा गीत उसे सुना रहा। इतना अच्छा माहौल, वातावरण वहां का था। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। हैराणी आश्चर्यचकित होऊन बघितलं कोणाकडं? आपल्या मुलगीकडं. किती नंबरच्या? 3 नंबरच्या मुलगीकडे बघितलं, राजकुमारीकडे बघितलेला आहे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख के रूप में आपके सामने है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 नंबर की जो राजकुमारी थी, उसने वो गेहूं के दाने अपने महल के पास वाले खेत में बोए थे। उसमें से जो फसल निकली उसे उसने काटा, उसमें से गेहूं के दाने निकाले। जो दाने इकट्ठे हुए, 100 डाले थे, 100 ही वापस आ जाएंगे क्या? आपण आपल्या शेतामध्ये ज्वारी करतो, बरोबर आहे? ज्वारीचं एक बी त्याच्यामध्ये टाकतो आणि शेकडो दाणे आपल्याला त्यातून मिळतात एका दाण्यापासून। मग आता तर ह्याने 100 दाणे पेरलेले, हजारो गेहूंचे दाणे म्हणजे गव्हाचे दाणे त्याच्याकडे हजारो गोळा झालेले आहेत आणि ते घेऊन तिने काय केलेलं आहे? पुन्हा दुसऱ्या शेतात पेरलेलं आहे। 100 दाणे घेतले, पेरले, त्याच्यापासून जे उत्पादन निघाले, 100 दाने लिए, खेत में बो दिए, उसमें से जो अनाज निकला उसके भी उसने दाने निकाल दिए और वो फिर से बो दिए, जिससे फसल बड़ी हो गई। ऐसा उसने बहुत बार किया, जिससे कि फसल बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसका समूचा रूप बढ़ता गया। पहले तो उसने, मैंने कहा था, 1 बीघा भी नहीं होगी जो वह जमीन, जब उसने 100 दाने उसमें बोए थे। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ गया, वैसे वैसे खेत भी बड़ा होता गया, जो आज राजा के सामने बड़ी फसल के रूप में सामने था। जो 100 दाने दिए थे, आज उसने लाखों करोड़ों का रूप धारण कर लिया था। समझ में आ गया ना? कि
राजकुमारी ही सबसे बड़ी होशियार और बुद्धिमान थी। वो राजा को लेकर चली गई जहां उसने वो सारे दाने बो दिए थे जो उसने, जिसकी फसल उसने निकाली थी। फिर उसमें से जो दाने निकले उसने फिर से बोया था, फिर से काटा था, फिर से बोया था, फिर से काटा था, फिर से बोया था, जिसके कारण बहुत बड़ी फसल राजा के सामने खड़ी हो गई थी। राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा को सारी बात का पता चल गया कि मेरी तीसरी राजकुमारी ने क्या किया है। मेरी तीसरी राजकुमारी ने गेहूं के दानों का सही इस्तेमाल किया है। और तीसरी राजकुमारी ने क्यों किया? क्योंकि वो बुद्धिमान थी। उसने सोचा था कि राजा ने मुझे यूं ही वे दाने नहीं दिए थे, क्योंकि राजा जी को कोई बात देनी होती तो वो हीरे देते, सोना देते, चांदी देते, जवाहरात देते, लेकिन गेहूं के दाने दिए हैं। इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा, जरूर कोई राज होगा। हाँ? तो वो कई दिनों तक चुप बैठी थी। उसके बाद उसने वो दाने खेत में बोए थे। ठीक है। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले लगाना मुहावरा है। हाँ, मुहावरा, प्यार से मिलना। लिखो, इसका अर्थ लिखो, गले लगना, प्यार से मिलना। बहियों में लिखो, मुहावरा है। इसका भी वाक्य में इस्तेमाल करना है। एक वाक्य में बताऊं? हाँ, बहुत दिनों के बाद घर में बेटा आने से, बहुत दिनों के बाद घर में बेटा आने से उसको पिताजी ने गले लगाया, बड़े प्यार से मिलना। लई दिवसानं पोरगं घरी आलं म्हणून त्याला प्रेमळ गळाभेट केली, गले लगना, प्यार से मिलना। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी निराशा अब टूट गई थी। राजा ने सोचा था कि चारों बेटियों में से मेरी एक भी बेटी होशियार नहीं, लेकिन जब तीसरी राजकुमारी ने सारी हकीकत बताई कि उसने उस गेहूं के दाने का क्या किया है, तब राजा जी को इस बात का पता चला कि तीसरी नंबर की राजकुमारी ही इन चारों बेटियों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, होशियार है। यानी राजा के दिमाग में अब फैसला हो गया है कि राज्य का असली वारिस कौन है? 3 नंबर की राजकुमारी। आगे देखो, राजा कहता है, बहुत खुशी हो गई है राजा को। राजा जी कहते हैं, अब मैं निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया। जो विचार मैंने किया था कि किसे बनाऊं, जो उपाय मैंने किया था, उसका सही उत्तर उसको मिल गया था। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो सच्ची उत्तराधिकारी कौन बनी? 3 नंबर की राजकुमारी। पाठ का नाम क्या था? वारिस कौन। तो बच्चों, आज के इस संवादात्मक कहानी में विभा रानी जी ने वारिस कौन के माध्यम से एक संदेश हमें दिया है। कौन सा संदेश है यह मैं आपको बता देता हूं। विभा रानी जी हमें जिंदगी में हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, तो उन्होंने एक बात तुम सभी छात्रों को बताई है। अगर आपको जीवन में उत्तम फल पाना है, अगर आपको जीवन में उत्तम फल पाना है, तो समय का और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो काम जिस समय करना है उस समय वो करना है, और जो साधन आपके पास होंगे उन साधनों का सही इस्तेमाल करके आप जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं। यही संदेश विभा रानी जी ने वारिस कौन इस पाठ के माध्यम से बताया है। वेळेचा योग्य उपयोग करायला पाहिजे आणि जी साधनं आहेत त्यांचा सदुपयोग केल्यानंतर तुम्हाला जीवनामध्ये यश प्राप्ती मिळू शकते। हाच संदेश वारिस कौन या संवादात्मक कहाणीतून विभा राणी जी ने हमें
बताया आहे. समजलं? मराठीमध्ये थोडक्यात सांगितलं आहे. आता काय अडचण आहे का? कहाणी समझली सर्वांना? तर चला, नेहमी कसं करतो आपण, हमेशा की तरह हम क्या करते हैं कि जब पाठ खत्म होता है तो मैं उदाहरण के लिए एक कृति लेता हूँ, उसके बाद जो शेष रह गई है वो कृतियाँ आप घर में छुड़ाकर लाते हो. ठीक है? तो चलिए स्वाध्याय के रूप में मैं अब यहाँ एक कृति लेने वाला हूँ. आपको घर में जाने के बाद क्या करना है, जो शेष कृतियाँ रह गई है उसके जवाब आपको लिखने हैं. देखिए मैं इधर लिखता हूँ, गेहूं के दानों का, चारों बहनों ने क्या किया. ठीक है? ऐसे भी पूछा जा सकता है 4 क्वेश्चन बनाकर. ठीक है? मैं यहाँ थोड़ी सी अलग कृति बनाता हूँ. ठीक है? मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्या इसी प्रकार लिखना है? ठीक है, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा सा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ये ऐसे भी बना सकते हैं हम. और ये चौथा, यह ऐसे. ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, उदाहरण के लिए ले रहा हूं, समय की पाबंदी है, जरा जल्दी समझ जाओ. तो देखो, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया. मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे पहले जब कृतियां छुड़ाने के लिए दी जाती है तो सबसे पहले हमें सवाल को गौर से पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछा है, काय विचारलंय हे पहिला समजून घ्यायचं, मग उत्तर लिहायला जायचं. मला येतंय म्हणून गडबड करायची नाही, शिस्तीत करायचं. गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया. आता मी अशी 4 चौकटी केले. पेपरला कसं करू शकतात, पेपरला इकडे देऊ शकतात, इथं चौकून करतात, या कोपऱ्यात एक देतात, इथं चौकून करतात, ह्या कोपऱ्यात असं देतात, या बाजूला आणि ह्या बाजूला असंही देऊ शकतात. त्याचा काय संबंध है, जैसे सांगितले जैसी कृति करायला सांगितले तिकडे उत्तर बदलना रहेगा, उसके जवाब बदलने वाला है क्या, नहीं बदलने वाला. मैंने ऐसी बनाई है कृति आपने, लेकिन परीक्षा में ऐसा आता है, आपको पहले कोष्टक नहीं बनाना है, पहले जवाब लिखना है. किन किन बच्चों के 2 पंक्तियों में हो जाएगा, किसी छात्र को तीसरी भी लगी, तो इसके लिए क्या करना है, पहले जवाब लिखना है फिर कोष्टक बनाना है, पहले जवाब लिखना है फिर कोष्टक बनाना है. समझ में आ गई बात? तो चलो इसका जवाब देखते हैं. गेहूं के दानों का 4 बेटियों ने क्या किया. हाँ, पहली जो बड़ी बेटी थी वो महल में आने के बाद उसने क्या किया था, दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था. इसमें लिखना है, बड़ी बहन ने दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया. आधा 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 कुल मिलाकर 2 अंकों के लिए यह सवाल पूछा जाता है. ठीक है? हाँ, पहला जवाब, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया. जवाब खत्म. दूसरी बेटी ने क्या किया था, कौन बताएगा? दूसरी बेटी ने क्या किया था, कौन बताएगा? हाँ, दूसरी बेटी ने उन दानों को चांदी के
कपड़े में बांध कर रखा था। तो लिखना है दूसरी बेटी ने चांदी के डिब्बे में मखमल के कपड़े में रखा। तीसरी ने क्या किया था? तीसरी बेटी ने वह दाने अपने खेत में बो दिए। पेरने में होता तीसरी। और चौथी जो सबसे छोटी है, शरारती है, चौथी बेटी ने उन दानों को भुनवा कर खा लिया। तिला ते गव्हाचे दाणे आवडत होते, तिनं भाजून मीठ लावून खाल्लं. आलं का लक्षात कसं उत्तर लिहायचं? 1 2 3 4 लिहिलं की 2 अंक तुम्हाला मिळतात. लक्षात आलं कृती कशी सोडवायची? अब आपको क्या करना है? घर में जाने के बाद मैंने उदाहरण के लिए एक कृति यहाँ पर छुड़ाई है. उदाहरण के लिए मैंने यहाँ एक कृति कैसे छुड़ाती है इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया. अब जो किताब में शेष रह गई है, बची है, उन सारी कृतियों और उचित क्रम लगाना, यह एक प्रश्न आ सकता है. इसमें क्या किया जाता है कि किताब में क्रम से हमने कहानी पढ़ी. हमने कहानी कैसे पढ़ी? क्रम से पढ़ी. पहले राजा के दिमाग में सवाल पैदा हुआ, राजा परेशान हो गया, उसने गेहूं के 100 दाने दिए. 4 लड़कियों ने उन दानों का क्या किया, चारों ने उसके जवाब क्या क्या दिए, फिर परिणाम क्या निकला, तीसरी राजकुमारी कैसे सच्ची उत्तराधिकारी चुनी गई. यह मैंने जिस क्रम से बताया है ना, उसी क्रम से आपको परीक्षा में लिखना होता है. तो सवाल पूछते वक्त वो कैसे पूछते हैं कि गलत क्रम देते हैं. ठीक है, गलत क्रम कैसे देते हैं? पहले राजा ने गेहूं के दाने दिए या उनसे सवाल पूछा की दानों का काय किया. पहिला गहू दिला आणि मग प्रश्न विचारले ना 5 वर्षांनी काय केला म्हणून. काय पहिला प्रश्न विचारला 5 वर्षात गव्हाचं दाणं काय केलं? होणार नाही, चुकीचं होईल. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि गलत क्रम में वो देते हैं छुड़ाने के लिए. आपको सही क्रम से उसे लिखना है कि पहले नंबर का वाक्य कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा है, तीसरे नंबर का कौन सा है, चौथे नंबर का कौन सा है. ठीक है. कृतियाँ जो शेष रह गई है किताबों में, उसे आपको कल बहियों में छुड़ाना है. और मैंने जो अभी बताया क्रम से लिखना, उसमें एक सवाल है क्रम से लिखो, उसका भी जवाब आपको कल आते वक्त बहियों में लिखकर लाना है. अब कोई कठिनाई यहाँ है तो मुझे बताइए, नहीं तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं. कैसी लगी आपको संवादात्मक कहानी? अच्छी लगी ना? हाँ ठीक है. तो कल के तासिका में हम फिर से अगला पाठ पढ़ेंगे. तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद.